गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो आप लोगों का अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। वापस से हमारी टेरिडोफाइट्स की जो क्लास चल रही थी वो वापस से रिवाइज हो गई है। तो सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे इसके अंदर लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम के अंदर हम जो चर्चा करेंगे वो होगी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइकोपोडियम का, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लाइफ हिस्ट्री और उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे लाइकोपोडियम के अंदर। ठीक है, तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारा लाइकोपोडियम का ये टॉपिक है और ये चलेगा लगभग 10 दिनों तक, मतलब 10 क्लास आपकी ये आएगी। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से समझना है, सीखना है और पढ़ना है, ताकि हम कोई सा भी हमारा एग्ज़ाम हो उसके अंदर इसके आंसर लिख सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं और बहुत दिनों से आपके लिए मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है, तो मैंने शुरुआत की है लाइकोपोडियम से। लाइकोपोडियम हमारे टेरिडोफाइट हम पढ़ रहे थे और टेरिडोफाइट के अंदर ही आपको सेक्शन मिल जाएगा। उस टेरिडोफाइट में जितनी भी क्लासें अब तक हुई है वो सारी रेगुलर बेस पर हुई थी और सारी की सारी क्लासें एक साथ बनी जुड़ी हुई हैं वहाँ पर। आप चैनल के अंदर जाकर उसको देख लें चाहे तो। ठीक है, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं लाइकोपोडियम से। ठीक है, लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली ये जो है हमसे बहुत सी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स के अंदर और बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके साथ उनके अंदर, दूसरा हमारे यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइकोपोडियम को। देखिए, कॉमन नेम, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है लाइकोपोडियम का। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, मैं इस डायग्राम को देख लीजिए, बिल्कुल यही लाइकोपोडियम है। बहुत से घरों के अंदर ये उगा हुआ होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसको उगाया जाता है। ठीक है, बहुत ही एवरग्रीन प्लांट है, इसलिए हमेशा ये हरा भरा रहता है। ठीक है, तो इसको क्या है, हम घरों के अंदर गमलों के अंदर इनको उगाते हैं, जनरली ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम केवल ऑर्नामेंट प्लांट के रूप में इसको उगा सकते हैं। अदरवाइज इसकी नेचुरल जो स्पीसीज है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ग्रो होती है। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है। हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि कॉमन नेम जो है लाइकोपोडियम का सामान्य नाम क्या है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि लाइकोपोडियम का सामान्य नाम क्या है या कॉमन नेम क्या है। हमसे पूछा जाता है कि क्लब मॉस किसे कहते हैं, या फिर हमसे पूछा जाता है कि ग्राउंड पाइन किसे कहते हैं, या फिर हमसे पूछा जाता है कि ट्रेलिंग एवरग्रीन प्लांट किसे कहा जाता है। समझ गया है बात? तो एक तो क्लबमोस, दूसरा ग्राउंड पाइन, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एसएससी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड पाइन निम्न में से किसे कहा जाता है, तो वहाँ आंसर मिलेगा आपको लाइकोपोडियम डेफिनेटली। क्लबमोस किसे कहा जाता है, तो वहाँ भी आपको आंसर मिलेगा लाइकोपोडियम, उसे आपको टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। तो कॉमन नेम क्या है इसका, क्लबमोस है और दूसरा ग्राउंड पाइन है। और इसको हम एक नाम और जाना जाता है जिसे कहा जाता है ट्रेलिंग एवरग्रीन प्लांट। ठीक है, ट्रेलिंग का मतलब होता है इस तरह से ऊपर चढ़ने वाला, किसी सहारे के ऊपर चढ़ने वाला, इस तरह के जो प्लांट होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेलिंग। और एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला पादप। ठीक है, क्लासिफिकेशन में से जो बीएससी या पीजी के स्टूडेंट है उनसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, तो ये क्लासिफिकेशन है इसका, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं याद रखना है। लाइकोपोडियम तो हमारे पास है ही सही, बस उसके पीछे हमें क्लास का नाम, उसके सब डिवीज़न का जो हम उपनाम इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर के पीछे जो हम लगाते हैं, ठीक है, फैमिली के पीछे जो हम इस्तेमाल करते हैं सिनोनिम्स, अब उसके जो नाम वो है स्पेसिफिक वर्ड, उनको हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए, तो डिवीज़न जो है इसका वो है माइक्रोफाइलोफाइटा। माइक्रोफाइलोफाइटा का मतलब होता है, माइक्रोफिलोफाइटा भी इसको बोला जाता है। माइक्रोफिलोफाइटा का मतलब होता है छोटी छोटी पत्तियों वाले प्लांट। तो आप इसकी पत्तियां देख सकते हैं, कैसी छोटी छोटी कांटेनुमा प्लांट है ना, कांटे जैसी पत्तियां होती है इसकी, इसलिए इसको सॉरी, इसको कहा जाता है माइक्रोफिलोफाइटा, यानी कि इसकी जो पत्तियां है बहुत ही छोटी छोटी होती है, इसलिए माइक्रोफिलोफाइटा। ठीक है, इस डिवीजन में आता है ये लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को रखा गया है माइक्रोफिलोफाइटा में। तो जैसे हम देखें प्लांट को हम देखें, तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हमें करनी है कहाँ से, उसके पत्तियों से। लाइक जो टेरिडोफाइट है उसमें
डिवीजन उसका बनाना है हमें, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होती है पत्तियों से। कैसा दिख रहा है, उसका तना कैसा है, ठीक है, तने में शाखन कैसा है, यहाँ से हम उसकी शुरुआत करते हैं। जो भी हमारा स्पोरोफाइट प्लांट होता है, उसको बांटने के, जब हम उसको बांटते हैं, डिवीजन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस के अंदर जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हम यही चीज़ें देखते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, कि इसके अंदर जो है, पहले तो सबसे पहले जो लीफ है वो कैसी है, ठीक है, दूसरा तना कैसा है, तीसरा कहीं उसमें जो ब्रांचिंग है वो किस पैटर्न पर है, क्योंकि हमने आगे के जितने भी डिवीज़न पढ़े थे उन सब में अलग अलग कैरेक्टर हमने देखे थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। अब इसका सब डिवीज़न जो माइक्रोफिलोफाइटा है, उसका सब डिवीज़न है यहाँ पर लाइकोप्सिडा। सब डिवीज़न क्या होगा, लाइकोप्सिडा, ठीक है। फिर इसकी क्लास, क्लास के बारे में बात करोगे तो क्लास आ जाएगी इसकी लाइकोपोडियोप्सिडा, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको बोला ओप्सिडा यहाँ पर लगाना है आपको सब डिवीज़न के अंदर। क्लास के अंदर जो है हमें लगाना है ओप्सिडा, लाइकोपोडियोप्सिडा, ठीक है। लाइको तो है इसे, पोडियोप्सिडा, तो ओडियोप्सिडा यहाँ पर सब डिवीज़न के अंदर लगाना है, तो सॉरी क्लास के अंदर, और सब डिवीज़न के अंदर लगाना है हमें ओप्सिडा, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। ऑर्डर के अंदर एल्स लगता है, तो यहाँ पर ये एल्स लगा दिया है, तो लाइकोपोडियल्स हो गया, ठीक है। फैमिली के अंदर हमें लगाना है एसी, ठीक है, तो हमने लगा दिया लाइकोपोडियेसी, ठीक है। और जीनस हो गया इसका लाइकोपोडियम। तो कुछ याद रखने की चीज़ नहीं है, जो हम ऑर्डर के अंदर सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, जीनस के अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, वो सारे के सारे, सॉरी, सब डिवीजन के अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, क्लास के अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, ऑर्डर के अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, या फैमिली के अंदर जो सफिक्स लगाते हैं, वही सफिक्स हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने। सफिक्स समझते हैं, जो पीछे लगता है, ठीक है ना, जो शब्द पीछे इस्तेमाल किया जाता है सभी के साथ में कॉमनली, उसे सफिक्स कहा जाता है, ठीक है। स्पीसीज अगर देखें हम तो विश्व के अंदर इसकी 400 स्पीसीज हैं, और इंडिया के अंदर इसकी 33 स्पीसीज प्रेजेंट होती है, मतलब 33 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो लाइकोपोडियम हैमिल्टोनी, लाइकोपोडियम फाइलेंटम, लाइकोपोडियम सरनम और लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ये दो स्पीसीज हमें याद रखनी है इसकी, सरनम और क्लेवेटम, क्योंकि बार बार इनके नाम हमारे सामने आते रहेंगे, और ये दोनों स्पीसीज इंपॉर्टेंट है जो हमारे इंडिया के अंदर भी पाई जाती है। यानी कि भारत के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज का अगर नाम से पूछ लिया जाए आपसे कि इनमें से कौन सी स्पीसीज भारत के अंदर पाई जाती है, तो आप इनमें से दो को ढूंढ लेना, लाइकोपोडियम सरनम और लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया बात? तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दो यहाँ पर हमारे, सॉरी, दो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक क्लब मोस किसे कहा जाता है और दूसरा ग्राउंड पाइन किसे कहा जाता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। टेरिडोफाइट में सबसे पहले हम पत्ती के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको कोई पौधा मिले, आप उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करिए कि उसको किस में रखा जा सकता है, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में रखा जा सकता है, किस में रखा जाता है, जो भी नया पौधा आप देखें, ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन से सब लोग डरते हैं, यहाँ तक कि आप अगर पीजी के स्टूडेंट है या पीएचडी भी कर रहे हैं तब भी आप इससे डरेंगे, लेकिन इस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा, बहुत ही सीधा तरीका है इसको, किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करने का और उसको सीखने का ये तरीका है कि हमारे आसपास जितने भी प्लांट हमें मिलते हैं उनको आप लाइए। डेली मत लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली मत करो ये काम, महीने 2 महीने में करो आप। महीने में एक प्लांट ले आए, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की, उसकी पत्तियां कैसी है, तना कैसा है, ठीक है, बीज कैसे हैं उसके, डाइकोटिलीडन है, मोनोकोटिलीडन है, ये तो हमें मिलते हैं यार, नॉर्मली हमारे आसपास बहुत सारे पौधे मिलते हैं। तो आप एक एक प्लांट को, एक महीने में एक एक प्लांट को भी करोगे तो 12 महीने में 12 प्लांट हो गए, 12 प्लांट का क्लासिफिकेशन आप सीख जाओगे। जरूरत ही नहीं है आपको किसी चीज़ की। हमारे घर में इतनी सब्जियां आती है, उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके अंदर क्लासिफिकेशन करने की जो है ना रुचि, वो बन जाएगी, वो रुचि डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ऐसे प्लांट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि नेचर में नहीं, नेचर में मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। और बाद में आपकी रुचि अगर इसमें डेवलप हो जाती है तो आप आगे चलकर जो है क्लासिफिकेशन में कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो खैर ये तो थी नॉर्मल बातें हमारी। तो माइक्रोफिलोफाइटा समझ में आया आपको, ठीक है ना। माइक्रोफिलोफाइटा के अंदर इसको रखेंगे डिवीजन में, सब डिवीजन होगा इसका लाइकोप्सिडा,
ठीक है। इसमें जो है लाइकोप्सिडा के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर क्लास जो है वो डिपेंड करती है। क्लास के अंदर जो पत्तियाँ होती है उसके अंदर किस प्रकार से स्पोरोफिल और जो नॉन स्पोरोफिल है उनमें से किसी तरह की समानता है या असमानता है, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इसी तरह ऑर्डर में डिवीजन है, फिर फैमिली में डिवीजन है, और फिर जीनस में। तो जीनस है इसका लाइकोपोडियम। ठीक है। मैं यहाँ पर इनके कैरेक्टर नहीं बताऊंगा आपको। कैरेक्टर है अलग अलग, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस के सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं, और उसी के आधार पर इसको इस क्लास के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर और इस फैमिली के अंदर रखा गया है लाइकोपोडियम। ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करें लाइकोपोडियम की, तो लाइकोपोडियम कैसा दिखाई देता है हमें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कोमल होता है, कोमल सदाबहार होता है। मैंने कहा कि हमेशा हरा रहेगा तो सदाबहार रहेगा। अब इसका तना बिल्कुल पतला है तो इसको हम बोलते हैं शाकीय पौधा, शाक जैसा होता है, तो शाकीय पौधा होता है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो ये हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। जो हिमालय है हमारा, हिमालय का जो पूर्वी भाग है, जो चाइना से रिलेटेड है, चाइना से और हमारे नेपाल वगैरह से इनसे जुड़ा हुआ है, वो जो पार्ट है हिमालय का, उस पार्ट के अंदर ये पाया जाता है। देखिएगा, ये इंडिया का ये मैप है, आपने देखा हुआ है, इंडिया का मैप सभी ने देखा हुआ है। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नीचे से बना रहा हूँ, आधा अधूरा। ठीक है। ये हमारा यहाँ से हिमालय है, हमारा पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय। ठीक है। यहाँ से चलता है, ऊपर से आ रहा है हिमालय तो वैसे, लेकिन इंडिया में हिमालय जो है यहाँ पर है। तो यहाँ का ये जो पूर्वी भाग है, ये बोलेंगे हम इसको पूर्वी भाग। ठीक है। इस पूर्वी भाग में, इस पूर्वी भाग की जो तराई होती है, या इसका जो हिमालय का जो पार्ट है, उस हिमालय के पार्ट के अंदर ये सारी की सारी स्पीसीज बहुत ज़्यादा, बहुत आयात से पाई जाती है। ठीक है। अब जो लाइकोपोडियम की जातियां होती है, अलग अलग प्रकार की जातियां, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिलती है हमें। ठीक है। स्पीसीज समझते हैं हम। देखो, फैमिली, जीनस, जीनस को मैंने बोला लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम के अंदर अलग अलग स्पीसीज है। जैसे ये लाइकोपोडियम हैमिल्टोनी है, तो ये एक स्पीसीज होगी। ये लाइकोपोडियम फाइलेंटम है, तो ये एक स्पीसीज हो गई। इसी तरह लाइकोपोडियम सरनम है, तो ये एक स्पीसीज हो गई, और लाइकोपोडियम क्लेविटम है, तो ये एक स्पीसीज हो गई। तो ये अलग अलग स्पीसीज मिलते होगा लाइकोपोडियम ही, लेकिन उनकी जो स्पीसीज होंगी वो कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है। विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे कि पहली पाई जाती है हमारे पास में अधिपादपीय जातियां। अधिपादपीय जातियों का मतलब होता है जो दूसरे पादपों के ऊपर लिपटी हुई रहती है, लटकती हुई रहती है, उन्हें बोला जाता है अधिपादपीय जातियां। ठीक है। तो ये जातियां क्या होती है, ये अन्य पादपों के तनों से लिपटी हुई तथा लटकती हुई होती है। ठीक है। और कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हल्का सा लो होता है, ऐसे जो पार्ट होते हैं उनको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये जातियाँ ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें, फेलिगमेरिया, लाइकोपोडियम, एल का मतलब लाइकोपोडियम है, फेलिगमेरिया, स्क्वेरेसम, लिनिफोलियम और फ्यूनिफोर्म, ये जो जातियाँ हैं ये अधिपादपीय जाति है। तो आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो पूछा जाएगा लाइकोपोडियम की किसी एक अधिपादपीय जाति का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है ये फेलिगमेरिया या फ्लेगमेरिया। ठीक है। और नाम याद नहीं रहेंगे आपको, ये नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। तो ये याद रखना है, अधिपादपीय जाति के अंदर नाम। चलिए, दूसरा है सॉरी, झाड़ीदार जातियाँ। झाड़ीदार जातियाँ मतलब झाड़ जैसी होती है, जो हमारे घरों के अंदर उगाई जाती है, जैसे कि लाइकोपोडियम लूसीडुलम और लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम। ये लूसीडुलम और रिफ्लेक्सम जो है वो झाड़ीदार जातियाँ होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मतलब ये तो विसर्पी जाती है, वैसे झाड़ीदार नहीं है, लेकिन झाड़ जैसी जो है आपको दिखाई देगी, तो उसको बोलेंगे झाड़ीदार जातियाँ। थर्ड प्रकार की होती है विसर्पी स्पीसीज। विसर्पी मतलब जो कि लेटकर इस तरह से रेंग कर जो है जमीन के अंदर चलती है और बाद में फिर तने का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम इनु इनुंडटम, इनंडेटम। ठीक है। और लाइकोपोडियम सरनम। तो ये दो तो हमें याद रखनी है, सरनम और क्लेवेटम, जो कि विसर्पी जातियां हैं। इसी के साथ में आरोही जातियां होती है। आरोही जातियां जो है वो है लाइकोपोडियम वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट जाति है। आरोही का मतलब होता है कि जो तना होता है, किसी पौधे का तना है, ठीक है, उस पौधे के तने से ये अपना सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, इनको बोला जाता है आरोही जातियां। ठीक है। इससे पहले हमने बोला था अधिपादपीय जातियां। अधिपादपीय जातियां हमेशा पादप के ऊपर ही रहती है, उनका जीवन यापन जो होता है वो अधि मतलब पादप के ऊपर ही पूर्ण होता है। ठीक है।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो शीतोष्ण जातियां होती है वो नम तथा अम्लीय मृदा में उगती है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि लाइकोपोडियम की शीतोष्ण जातियां किस प्रकार की मृदा में उगती है। तो लाइकोपोडियम की जो शीतोष्ण जातियां हैं, जो शीतोष्ण इलाकों में उगती है जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, ऐसे इलाकों की जो जातियां होती है वो नम और अम्लीय मृदा, मतलब उनको मृदा कौन सी चाहिए होती है, अम्लीय, एसिडिक सोइल में वो उगती है। एसिडिक सोइल जो होती है वहां पर वो ग्रो होती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें ये कि जो लाइकोपोडियम की जो नम जातियां होती है, सॉरी, जो शीतोष्ण जातियां होती है वो नम तथा अम्लीय मृदा के अंदर ग्रो होती है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम इसके स्पोरोफाइट पर। स्पोरोफाइट, अब हमने पहले पढ़ा था, देखा था आपने कि जो मुख्य पादप होता है लाइकोपोडियम में वो स्पोरोफाइट होता है। वो स्पोरोफाइट में बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पोर का निर्माण होता है। वो स्पोर ग्रो होता है और गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। जो गेमिटोफाइट होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है, उसके अंदर गेमिट फॉर्मिंग ऑर्गन लगते हैं, जैसे पूधानी हो गया, स्त्रीधानी हो गया, ठीक है, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम हो गया। ठीक है। वो उनके उनके अंदर अंडे और शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। उनमें आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, जिनको हम जूस्पोर बोलते हैं शुक्राणु को यहाँ पर। ठीक है। आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट आगे चलकर जो है वो नया गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ओ सॉरी, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है और जो गेमिटोफाइट होता है वो n प्रकार का होता है। ये बात हम पहले जितने भी अभी तक हमने जितने भी टेरिडोफाइट पढ़े उनमें सब में पढ़ ली थी। ठीक है। इसलिए इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जिसका वर्णन कर रहे हैं लाइकोपोडियम का जो प्लांट है वो कौन सा है, स्पोरोफाइट प्लांट। ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट यहीं से पूछा जाएगा आपसे कि स्पोरोफाइट प्लांट का वर्णन करिए, लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट का जो है हैबिटेट वो कैसा होता है, मतलब उसका जो आवास होता है वो कैसा होता है। ठीक है। या उसके सामान्य लक्षणों के ऊपर चर्चा करिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा पुटअप होता है। तो जो स्पोरोफाइट होता है जिसे हम बोलते हैं बीजाणुविद, ठीक है, उसका हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। हैबिटेट का मतलब क्या होता है भाई, आवास होता है। ठीक है ना, आवास कैसा है और ये पौधे कैसे, सामान्य वर्णन भी इसी के अंदर हम कर देते हैं इसका। ठीक है। तो हम देखें तो जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट प्लांट है वो छोटा होता है और शाकीय होता है। स्मॉल प्लांट होते हैं और शाकीय पादप होते हैं। ठीक है। अधिकांश जो पादप होते हैं वो ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय स्पीसीज पेड़ों के तने व शाखाओं पर लटकती हुई उगती। ठीक है। जिन्हें हमने बोला है पेंडुलस एपीफाइट, मतलब वो लटकती हुई, ऐसे लटकती हुई रहती है जैसे कि ये तना है, यहाँ पर ये कोई पौधा है और इस पौधे पर ऐसे लटकती हुई रहती है, इसलिए इनको बोला जाता है पेंडुलम। पेंडुलस, जैसे पेंडुलम लटका होता है घड़ी के ऊपर, घड़ी के अंदर पेंडुलम लटका होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये पेंडुलस एपीफाइट कहलाते हैं, यानी कि ये भी इस तरह से लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फेलिगमेरिया स्क्वेरम, ये ऐसी जाति है, मैंने आपको बोल दिया था कि लटकने वाली जाति का क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। या पेंडुलस एपीफाइट भी इनको कहा जाता है, पेंडुलस यानी कि पेंडुलम नुमा ऐसे लटकते हुए और अधिप ऐसे लटकते हुए, और एपीफाइट का मतलब अधिपाद पे पादप के ऊपर जाकर लटकते हुए। तो ज़्यादातर जो उष्ण कटिबंधीय जो स्थान होते हैं यानी कि ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं वहाँ की जो स्पीसीज होती है वो पेड़ों के तनों पर और शाखाओं पर लटकती हुई उगती है। उदाहरण के लिए हमने बात की फेलिगमेरिया या फ्लेगमेरिया इसको बोला जाता है, और स्क्वेरम, ये दो स्पीसीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, स्थलीय प्रजातियां जो कि धरती के ऊपर उगती है, या तो तने के साथ रेंगते हुए वृद्धि करती है या फिर तने के साथ में सटी हुई रहती है। तो दो तरह की जातियां होती है। एक तो क्या होता है, तने के साथ रेंगते हुए वृद्धि करना, जिस तरह से तना हो रहा है तने के साथ ऐसे तना है इसके ऊपर ऐसे रेंगते हुए वृद्धि करना। और दूसरी जाति जो होगी, सॉरी दिख नहीं रहा, चलो ये जैसे ये पेड़ है और इस पेड़ का जो तना है उसके ऊपर ऐसे रेंगते हुए वृद्धि करना, और दूसरा ये पेड़ है और इस पेड़ के सहारे यहाँ पर ऐसे वृद्धि करना, ऐसे ऐसे वृद्धि करना। ठीक है। तो एक तो तने के ऊपर रेंगते हुए वृद्धि करती है, एक उसके साथ में सटी हुई रहती है। दो तरह की जातियां होती है जो स्थलीय होती है। अब देखो दो तरह की जातियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एपीफाइट है, जो अधिपादपीय जातियां हैं वो उगती भी पौधे के ऊपर ही, मतलब जो पौधा होगा जिस पौधे पर उसको उगना है उसी पौधे पर वो उगेगी और वहीं पर रहेगी, जमीन पर नहीं आएगी। ठीक है। जमीन पर केवल वो आएगी तो लटकते हुए जमीन की तरफ झुकी हुई रहेगी। ठीक है ना। लेकिन जो स्थलीय प्रजातियां हैं जो केवल जमीन पर उगती है, वो जमीन पर उगने वाली जातियां, उनकी जड़ें जो होती है वो जमीन के अंदर होती हैं। जबकि जो एपीफाइट होते हैं उनकी जड़ें पौधे के अंदर होती है, जो पौधे जिस पौधे पर वो उगती है उसी पौधे पर वो अपना पोषण लेती है और वहीं पर वो अपनी जड़ें जमाती हैं।
ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जो स्थलीय प्रजातियां हैं या तो वो तने के साथ रेंगते हुए वृद्धि करती है या फिर तने के साथ सटी हुई रहती है। ठीक है, जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, अभी हमने कहा कि पौधे के साथ तने के साथ रेंगते हुए वृद्धि करती है। और लाइकोपोडियम वोल्यूबल, ये क्लाइंबर जाती है जो पौधे के ऊपर चढ़े चढ़ी हुई रहती है, उसके साथ सटी हुई रहती है, उसके साथ में तने तने के साथ सटी हुई रहती है। ठीक है, तो ये क्लाइंबर जाती है लाइकोपोडियम वोल्यूबल, पिछले उसमें भी हमने देखा था स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की स्पोरोफाइट के हैबिटेट की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर बता दें कि कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर उसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।